हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो CGSI का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है ना। CGSI का जो आज एग्ज़ाम हुआ, आज डेट कौन सा है? 29/1/2023, ठीक है ना। तो आज जो CGSI का एग्ज़ाम हुआ उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे मैं उसका सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूँ। आपने कितना अटेम्प्ट किया कमेंट में बता सकते हैं इसके बाद, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ उससे आप मैच कर सकते हैं कि आपका कितना आंसर सही हुआ, ठीक है ना। इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सबको बताऊँगा कि आप कितना नंबर अगर स्कोर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, या फिर सेफ़ है, आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो उसकी जो बात है हम कट ऑफ की बात जो हम वीडियो के लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। और चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं लेट ना करते हुए और बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। शुरू से लास्ट तक ध्यान से आप देखना है और मैच करते चलना है, ठीक है ना, कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे पूरा जो आज का क्वेश्चन पेपर है वो उसका क्वेश्चन पेपर का सेट नंबर जो सी है, ठीक है, सेट नंबर सी को मैं लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो बाकी क्वेश्चंस तो सेम ही है, तो आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, खाओ पियो और खुश रहो किसका नैतिक आदर्श वाक्य है, ठीक है। ये कौन सा, ये सभी दर्शन का टाइप दिया है ना, जैन दर्शन, जैन धर्म, चारवाक दर्शन, बौद्ध धर्म, वियोग, इन सब का अपना अपना एक दर्शन होता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा दर्शन है जिसका ये नैतिक आदर्श वाक्य है कि खाओ पियो और खुश रहो? इसका जो सही आंसर है चारवाक दर्शन, ठीक है ना। चारवाक दर्शन का ये जो नैतिक आदर्श वाक्य होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है कि सदन की सदस्यता के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। लोकसभा अध्यक्ष, राज्य विधानसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या राज्य विधानसभा का सभापति। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, इनके जो सभापति या फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो होते हैं वो उनके सदस्य होते हैं, ठीक है। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष जो होता है लोकसभा का सदस्य होता है, राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो भी राज्य विधानसभा का सदस्य होता है, राज्य विधानसभा का विधान परिषद का जो सभापति होता है वो भी उसका सदस्य होता है। परंतु जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उसका सदस्य नहीं होता है, ठीक है। इसका आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जैसे कि हमको पता है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। और उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है, इसरो द्वारा PSLV 53 मिशन द्वारा किस देश के उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो इसका जो आंसर है सही है ऑप्शन नंबर सी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर पहले से अपडेटेड अपने आप को रखे थे तो बहुत आसानी से बनाए होंगे, ठीक है। जितने भी ये क्वेश्चन आए हैं बहुत ही ज़्यादा ईजी आए हैं, ठीक है। आप अगर CGPSC का जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी था, ठीक है ना। और बाकी जो जिनका पढ़ाई छूट गया है बहुत समय से, कई सालों से छूट गया है और वह भी बस जस्ट एग्जाम दे रहे थे, तो उनके लिए थोड़ा ये टफ हो सकता था। बाकी जो कंटिन्यू अपडेट में है या फिर कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर जो था बहुत इजी था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि असत्कार्यवाद किसका कार्य कारण सिद्धांत होता है? न्याय दर्शन का, जैन दर्शन, वेदांत या सांख्य दर्शन, किसका होता है? इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी, सांख्य दर्शन, ठीक है। चलिए आप मैच करते चलेंगे कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बंदरगाहों का विकास, आधारिक संरचना का विकास, उद्योगों का विकास या फिर कृषि का विकास? क्या इसका सही आंसर है? तो जब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब शुरू हुआ था भाई? 1951 से शुरू हुआ था और 1956 तक 5 वर्ष तक के लिए चला था, ठीक है। क्योंकि उस समय हम जस्ट आज़ाद होकर ही आए थे और हमारे यहाँ जो खाने पीने का सामान दूसरे जगह से इम्पोर्ट करना पड़ता था, ठीक है। तो सबसे पहले जो इस पंचवर्षीय योजना में फोकस किया गया किस पर? कृषि पर फोकस किया गया, क्योंकि हम अपने देश के अंदर अगर कृषि का विकास कर लें इसी टाइम पीरियड में क्या होगा, जो हरित क्रांति वगैरह भी आएगा, ठीक है ना। ताकि कृषि का विकास करके हमारे जो दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट थे हम कृषि के लिए उसको कम किया जाए, इसलिए कृषि पर सबसे पहले विकास किया गया, ठीक है, मतलब फोकस किया गया। क्वेश्चन नंबर 6वां, IBA महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2022 में पदक तालिका में शीर्ष देश कौन सा था वो बताना है, ठीक है। शीर्ष देश कौन सा था? तुर्की, ईरान, रूस या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है तुर्की, ठीक है ना। IBA महिला विश्व जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुआ उसमें जो तुर्की था वो सबसे शीर्ष था तालिका में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्यता से युक्त हो गया है,
ठीक है। तो क्या होगा अगर ऐसा उठता है सवाल कि जो राज्यसभा का कोई सॉरी विधानसभा का कोई सदस्य वो अयोग्य हो गया है, तो फिर उसके लिए क्या होगा, क्या निर्णय लिया जा सकता है, ठीक है। क्या अध्यक्ष उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा, या फिर सदन का 2/3 बहुमत से सदन की सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा, या तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा, या फिर चौथा राज्यपाल निर्वाचन आयोग के मतानुसार उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ये हमारा इसका राइट आंसर है, क्योंकि जब भी किसी सदस्य का राज्य विधानसभा का किसी सदस्य जब अयोग्य घोषित होगा तो ये राज्यपाल जो है किससे निर्णय करेगा, किसके साथ, ये जो निर्वाचन आयोग था उसके साथ मिलकर उसके और निर्वाचन आयोग के मत के अनुसार ही क्या करेगा, उसकी सदस्यता संबंधी कोई भी निर्णय लेगा, ठीक है ना। क्योंकि जो राज्य विधानसभा का जो सदस्य था वो निर्वाचन आयोग के समय के पास ही अपना जो पूरा डिटेल है रखता है, तो उसी के साथ ये करेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक जो 8 है ये साइंस से क्वेश्चन है, ठीक है ना। दूध से क्रीम निकालने का में कौन सा बल लगता है, ठीक है। अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वीय बल या बाह्य बल। तो इसका सही आंसर उम्मीद है आप सब बनाए होंगे, अपकेंद्रीय बल या फिर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए जब भी कोई वस्तु अगर वृत्ताकार मार्ग में सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर दो तरह का फोर्स लगता है, एक लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स या जिसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि होता है अपकेंद्रीय बल। जैसे कि अगर मैं कोई रस्सी अगर मैं बांध के ऐसे घुमा रहा हूँ ऐसे, ठीक है, तो एक फोर्स जो है ये अंदर की ओर लगता है, जो अंदर की ओर फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, जो केंद्र की ओर लगता है, ठीक है ना। और एक फोर्स जो है वो बाहर की ओर लग रहा होता है, ठीक है ना, बाहर की ओर फोर्स लग रहा होता है जिसको हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। तो दूध से क्रीम निकालना जो होता है वो अपकेंद्रीय बल के लगता है, ठीक है ना। जैसे कि जो वॉशिंग मशीन है उसमें भी ये क्या होता है, एक अपकेंद्रीय बल लगता है, ठीक है। वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्रीय बल पर ही कार्य करता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है कि भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था, ठीक है ना। पार्बर के द्वारा, एमएनयू के द्वारा, ग्रियर्सन या खूबचंदन के द्वारा। तो इसका आंसर जो है सी है, ग्रियर्सन के द्वारा जो है भारत में पहला भाषाई सर्वेक्षण किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है, ठीक है। जिस बजट का सकल सार्वजनिक क्षेत्र व्यय उसकी सकल आय राजस्व के बराबर होता है, या फिर अगर किसी बजट का राजस्व घाटा शून्य है, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर है, मतलब ये कथन ऑप्शन ए जो है बस कथन एक ही सही है, तो इसका हमारा आंसर जो होगा पहला सही होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के किस अभियान को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया है, ठीक है। देखिए जैसे पता है कि 2022 में छत्तीसगढ़ की जो पुलिस थी वो कई सारी अभियान और योजनाओं को चलाया, उसी में ये चारों हैं, संवेदना अभियान, समर्पण अभियान, अभिव्यक्ति अभियान और साइबर मितान अभियान। तो इसमें से जो ये ए, बी और जो डी है, इस अभियान को तो फिक्की के द्वारा, ठीक है ना, फिक्की के द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया, परंतु जो अभिव्यक्ति अभियान है इसको पुरस्कृत नहीं किया गया है अभी, ठीक है ना। ये देखिए ये अभिव्यक्ति अभियान से संबंधित एक ऐप भी जारी किया गया, ठीक है, एक ऐप बनाया गया। इसका जो उद्देश्य है महिला सुरक्षा, ठीक है, महिलाओं के सुरक्षा के लिए इस ऐप को बनाया गया था, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर था सी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न क्रमांक 12 है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, कब स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। बंगाल विभाजन के समय, भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, या जालियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में, या भारत में उत्तरदायी सरकार बनाने में, ठीक है। देखिए जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905, ठीक है, जैसे बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, किसके समय, कौन सा उस समय वायसराय था, तो लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। और इस बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए ही स्वदेशी आंदोलन किया गया था। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों को जला दिया गया, स्वदेशी पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो गया था, ठीक है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक 13 है कि शस्त्रों के संबंध में कौन सा बोर सामान्य नागरिकों के द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है, ठीक है। देखिए जो भी हथियार यूज़ किए जाते हैं, जैसे गन वगैरह यूज़ किए जाते हैं, वो उसको बोर से मापा जाता है, ठीक है, कि बोर देखा जाता है कि कितने बोर का है। तो इसमें जो 0.38 बोर का जो अस्त्र मतलब शस्त्र होते हैं, क्या बोलते हैं, उसके लिए जो भारतीयों के लिए मतलब जो सामान्य नागरिक हैं भारत के, उनके लिए प्रतिबंधित किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। 14वां क्वेश्चन, वैशेषिक सूत्र किस ऋषि के द्वारा लिखे गए थे, कपिल, शंकर, कणाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, कणाद, ठीक है, कणाद के द्वारा वैशेषिक सूत्र
दिया गया था, ठीक है ना। कणाद को उल्लूक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये वैशेषिक सूत्र किसके द्वारा, कणाद के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए 15वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है कि त्रिरत्न किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है या फिर दोनों से, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है, ठीक है। देखिए त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में आता है, ठीक है ना। तो ये दोनों में ही लिया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान ऐसे करके होता है, तो ये इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए सीजीपीएससी का भी जो अभी एग्जाम होगा वहाँ से तो आप क्या करते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों को तो पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। जैन और बौद्ध से क्वेश्चन एक हमेशा एग्जाम में मिलता है, तो मैं यही कहूँगा कि इस टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न क्रमांक 16 है कि FIH वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कौन सा रैंक था, हमको बताना है, ठीक है ना। कौन सा रैंक था FIH के द्वारा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है चौथा, जो भारत का जो पुरुष टीम है उसका स्थान क्या है, चौथा है। अच्छा महिला अगर टीम का अगर बोल देगा कि महिला जो टीम है उसका स्थान कौन सा है, तो उसका स्थान है छठवां, ठीक है। महिलाओं के टीम का छठवां स्थान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न क्रमांक 17 है कि कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, ठीक है। जमनालाल बजाज, सत्याग्रह आश्रम वर्धा, दादा भाई नौरोजी, बम्बई एसोसिएशन, यहाँ पे नहीं पूछा है ना, ध्यान रखना है। लाला लाजपत राय, नेशनल स्कूल लाहौर और बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक समाज, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो जो जमनालाल बजाज थे वो सत्याग्रह आश्रम वर्धा की स्थापना किया था, उससे संबंधित थे। दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन के संस्थापक थे। लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल लाहौर का, लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक थे वो सत्य शोधक से समाज से नहीं थे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट आंसर होगा। सत्य शोधक जो समाज है इसके जो संस्थापक थे वो ज्योतिबा फुले थे, ठीक है, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न क्रमांक 19 है कि निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर सामाजिक कल्याण सूचक नहीं माना जाता है, शिशु मृत्यु दर, महिला साक्षरता, पीने योग्य पानी की उपलब्धता या फिर अपराध। तो ये तो कोई भी टिक लगा सकते हो कि अपराध जो है, अपराध से हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि एक समाज का कल्याण होता, समाज का सूचक है, कल्याण समाज का, ठीक है, सामाजिक कल्याण का सूचक है, तो ये अपराध नहीं हो सकता कभी भी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है मुंडा जनजाति किस नस्ल समूह से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। यहाँ ये टॉपिक भी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सीजीपीएससी का जो एग्जाम आने वाला है वहाँ पर आप इसको एक बार पढ़ के जाएंगे कि कौन सी जो जनजाति है वो, क्योंकि ये भाषाओं के आधार पर बांटा गया था ना ये सारी जनजातियों को, छत्तीसगढ़ के या फिर पूरे देश करके, ठीक है। तो कौन सी जनजाति किस इस भाषा समूह के अंदर आता है आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। 20वां क्वेश्चन जो है कि विषाणु क्या माने जाते हैं, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। क्या विषाणु सजीव होते हैं, निर्जीव होते हैं, या सजीव और निर्जीव के बीच में एक ट्रांजिशनल ग्रुप है, या फिर सजीव जो गुणन की शक्ति को खो चुके हैं। देखिए जो अगर विषाणु जो है अगर वास्तव में देखा जाए तो सजीव रूप में नहीं, वो निर्जीव होते हैं, ठीक है। परंतु किसी वो जैसे जीवित किसी जीव के अंदर जब प्रवेश कर जाते हैं, जैसे मनुष्य के अंदर प्रवेश जाते हैं तो वो सजीव रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो वो दोनों मतलब ये कह सकते हो जो विषाणु होते हैं निर्जीव और सजीव के बीच में एक लिंक का कार्य करते हैं, एक ट्रांजिशन ग्रुप के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट होता है, ठीक है। ये विषाणु जो है ये निर्जीव और सजीव दोनों ही तरह के, लिविंग नॉन लिविंग दोनों में आते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 21 है कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल किया जाए तो यह किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। बजट घाटा, राजकोषीय घाटा, घाटे की वित्त व्यवस्था या आगम घाटा। तो इसका सही आंसर होगा राजकोषीय घाटा, ठीक है। जब भी प्राथमिक घाटा में यदि जो भी ब्याज, ठीक है, अगर उसको शामिल कर दिया जाता है तो किसके बराबर, राजकोषीय घाटा के अंदर में आ जाता है, ठीक है ना। 22वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कौन सा कथन जो है ये सत्य है। क्या इसकी अपना स्थापना 1835 में हुई थी? नहीं, 1835 में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, 1935 में हुआ था, 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था, ठीक है ना। भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 ईस्वी में हुआ था, तो यही कथन जो है सही है। 1949 ईस्वी में जो आरबीआई है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, और ये बाकी सब गलत है, ठीक है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 है कि आस्तिक दर्शन किस में विश्वास करता है, वेदों का अधिकार, देवताओं का अधिकार,
कर्म का अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वेदों का अधिकार। देखिए ऐसे दर्शन जो वेदों पर विश्वास करते हैं उनको हम आस्तिक दर्शन के अंदर रखते हैं, ठीक है, और ऐसे दर्शन जो वेदों पर विश्वास नहीं करते उनको नास्तिक दर्शन के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना। देवताओं को मानने वाले आस्तिक, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। जो वेदों को मानते हैं वे आस्तिक और जो वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक दर्शन के अंदर आते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24वां क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? लाहौर, मालवा, गुजरात या बयाना? क्या ये बयाना जो है आगरा के आसपास का क्षेत्र यूपी में पड़ता है, ठीक है, आगरा, ठीक है। तो देखिए जो मुगल साम्राज्य के समय ना बयाना और ये गुजरात दोनों ही ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे नील का उत्पादन किया जाता था। हालांकि सर्वाधिक जो है गुजरात में उत्पादन किया जाता था। तो व्यापम अब कौन सा ये दोनों में से ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर गुजरात लिया जा सकता है, ठीक है। तो अब व्यापम के ऊपर इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डाउटफुल है कि कौन सा लेता है, ठीक है। हालांकि मैं अपने एग्जाम में बयाना मार के आया हूँ, ठीक है, बयाना, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांध कौन कौन से देश में है? इसका जो सही आंसर है चीन और भारत, ठीक है। दुनिया में जितने भी बड़े बांध बनाए गए हैं, ठीक है, वहाँ उसका 57% जो टोटल बांध का है वो चीन और भारत के अंदर ही है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न क्रमांक 26 है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया? ठीक है, परम अनंत क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर को कहाँ रखा गया, कहाँ चालू किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IIT गांधीनगर में उसको रखा गया, ठीक है ना। चलिए 27, 1891 के आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी का क्या प्रतिक्रिया थी? ठीक है, तिलक जी का क्या प्रतिक्रिया था? 1891 में जो आया था एज कंसेंट एक्ट 1891 में, उसमें जो तिलक जी थे वो उसका पूर्ण विरोधी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। उनका मानना था कि जो लड़कियां हैं उनका उम्र जो है मतलब 10 से 11 या फिर 12 वर्ष के अंदर उनकी उससे पहले ही शादी होना, जब उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो शुरुआत होती है, ठीक है, माहवारी शुरुआत होती है, उससे पहले उनकी शादी कर देनी चाहिए, ऐसा जो है तिलक जी का विश्वास था। इसलिए जो एज ऑफ कंसेंट को जो शादी के लिए बेसिकली ये लाया गया था, बढ़ाना, जो इसमें ना जो उम्र जो होती थी विवाह का उसको बढ़ा देने की बात कही गई थी, इसलिए जो तिलक जी थे उसका पूर्ण विरोधी थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है कि फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो राफेल नडाल, ठीक है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया और फिर फ्रेंच ओपन, ये दोनों को 2022 में राफेल नडाल ही नहीं जीता था, याद रखना है, ठीक है। दोनों को राफेल नडाल ही जीता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों को 2022 का राफेल नडाल, ठीक है। इसका सही आंसर राफेल नडाल होगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न क्रमांक 29 है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व प्रदर्शित करता है? ठीक है, देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है भाई? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, ठीक है। उसका आंसर, ठीक है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट में बताएंगे कि कौन सा है, ठीक है, सर्वाधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30वां, प्रश्न क्रमांक 30 है कि इनमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है? ठीक है ना। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये वाहन चालक जो बाइक वगैरह होते हैं उससे रिलीज होते हैं, फैक्ट्री वगैरह जहाँ पे होते हैं वहाँ से रिलीज होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, ठीक है। और ये जो है ये अम्लीय वर्षा, एसिड रेन बोल लेते हैं, अम्लीय वर्षा और कई सारे सांस की बीमारियां ये पैदा करता है। तो इसके ऊपर भी रोक के लिए एक अधिनियम लाया गया था, ठीक है ना, अनुमति इसका नहीं है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। ये भी जो बाइक हो गया या फिर जब भी जैविक ईंधन का अगर उसको ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल रहा है तो जब भी कोई जैविक ईंधन जलेगा, ठीक है, तो क्या उससे कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिलीज होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इसको दमघोटू गैस भी कहा जाता है, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से ज़्यादा घुलनशील होता है, इसलिए जो नसों में बहुत जल्दी प्रवाहित होते हैं और इससे दम घुट के मृत्यु भी हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक जहरीली है, इसका भी अनुमति नहीं है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब NO2,
ठीक है। ये भी अम्लीय वर्ष के लिए अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी फैक्ट्रीज से रिलीज होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब के सब जो है बहुत ही हानिकारक गैसेस के अंदर आते हैं, जो कि बहुत सारी शारीरिक बीमारियां पैदा करते हैं। अम्ल वर्षा होता है, और जब अम्लीय वर्षा होता है तो उसके कारण तो हमको जाता है स्किन कैंसर वगैरह हो जाता है, जो मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर पुराने स्मारक होते हैं उनकी जो कलर वगैरह डैमेज हो जाता है, तो ये सारा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न क्रमांक 31, किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में समवेत बैठक होता है? मतलब कब दोनों बैठक किया जा सकता है, ठीक है। मतलब राज्य विधानमंडल का दोनों सदन, जैसे राज्य विधानसभा और विधान परिषद, दोनों का एक साथ बैठक कब हो सकता है? तो इसका जो सही देखते हैं क्या होगा, विधानसभा के आम चुनाव के बाद जो प्रथम अधिवेशन होता है उस पर, ठीक है। जब भी प्रथम अधिवेशन होगा तो दोनों का एक साथ जो है बैठक होगा, ठीक है। दूसरा, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन पर, यह भी सही है, ठीक है। बाकी ये दोनों जो है गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही होगा, ठीक है। देखिए जितना भी आंसर मिल रहा है ये संभावित आंसर है, ठीक है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सही है, परंतु कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो व्यापम जो है उसका आंसर कुछ अलग लेता है, ठीक है। तो ये एक तरह का एक संभावित या फिर पॉसिबल मॉडल आंसर है, जिससे आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या इसका आंसर हो सकता है। ज़्यादातर क्वेश्चन का जो आंसर है सही है, बट कई बार तो जानते हैं व्यापम कुछ भी कर सकता है, तो कुछ क्वेश्चंस का जो आंसर होता है ऑल्टर करता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न क्रमांक 32 है कि वह ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई भी ऋण नहीं देता, बेस दर, प्रत्यावर्ती दर, इसको रिवर्स रेपो रेट भी कहते हैं, रेपो रेट और बैंक दर, इसमें से कौन सा दर है जिस पर वो अपने ग्राहकों को कभी भी ऋण नहीं दे सकता, कोई भी व्यावसायिक बैंक, कमर्शियल बैंक? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेस दर जो है उस पर कभी भी कस्टमर को नहीं दिया जाता, बैंक नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 33, किस राजनीतिक संस्था पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था? ठीक है, देखिए हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, पंजाब यूनियनिस्ट और भारतीय कांग्रेस, इसमें से कौन सा जो है वो साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था? देखिए साइमन कमीशन जो है 1927 में आया था, ठीक है, 1927 में आया था, याद रखिएगा। देखिए ये सब हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और भारतीय कांग्रेस, ये सब जो थे ये क्या बोलते हैं, साइमन कमीशन का बहिष्कार किए थे, परंतु जो ये पंजाब यूनियनिस्ट जो संस्था थी ये उसका बहिष्कार नहीं किया था, इसलिए जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 34, 34वां प्रश्न है कि किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? ठीक है, किस मतलब कौन से बहुमत के द्वारा अगर कोई राष्ट्रपति जो है वीटो यूज करता है तो उसके वीटो को कैंसिल करना है, ठीक है, तो किस तरह का जो मेजॉरिटी का यूज करना चाहिए, किस तरह की बहुमत की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है साधारण बहुमत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35वां है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग, ठीक है, में समानताएं हैं, कौन कौन सी समानताएं? उनमें एक तरह है, ठीक है, तो उनका नियुक्ति, ठीक है, जो न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय का और जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग होता है, उन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है, क्योंकि वो समान लेवल के होते हैं, उनका पद जो है वरीयता में समान आते हैं, इसलिए उनका वेतन भी सेम होता है, उनकी पदच्युति भी सेम होता है, लेकिन कार्यकाल जो है ये फिक्स नहीं होता, ठीक है, ये अलग अलग होता है, ये अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, 1, 2 और 3 जो है सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 ये छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित है कि तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 जुलाई 2022 को तुहर पौधा तुहर द्वार नामक योजना को चलाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, नक्सलवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रेरित है? नक्सलवाद, ठीक है, मार्क्स, लेनिन या माओ त्से तुंग? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माओ त्से तुंग, ठीक है ना। देखिए कोई जो चैनल वाले होंगे वो केवल माओ त्से तुंग को लिया होगा, अब व्यापम पर भी डिपेंड करता है, बट मार्क्स, लेनिन और माओ त्से तुंग ये तीनों जो हैं वो नक्सलवाद की अभिव्यक्ति या नक्सलवाद विचारधारा को ये प्रेरित करते हैं, ठीक है ना। चलिए 38वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में
वन भूमि का कितना प्रतिशत है? छत्तीसगढ़ में वन भूमि का कितना प्रतिशत? इसका डाटा को याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो 44.21 जो है इसका सही आंसर है। 39वां, मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है? इसमें से कौन सा ऐसा बांध है जो केवल मिट्टी से भरा हुआ है? ठीक है, उसका जो बॉर्डर है, उसका जो तट है वो मिट्टी से बंधा हुआ है। तो इसका याद रखिएगा खेरखेट्टा बांध। ठीक है, खेरखेट्टा जलाशय जो है वो मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, इस राज्य के नगरीय प्रशासन और विकास एवं श्रम विभाग के मंत्री कौन है? इसका आंसर है डॉक्टर शिव कुमार डहरिया। शिव कुमार डहरिया जो है वो नगरीय प्रशासन और विकास एवं श्रम विभाग से संबंधित हैं। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 41 में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 41 जो है ये जो जनजातीय विद्रोह छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ था उससे संबंधित है और उसके नेतृत्वकर्ता से संबंधित। बताना है कि कौन कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। मेरिया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हिरमा मांझी थे क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला जो है पहला जो ऑप्शन है सही है। पहला कथन, मेरिया विद्रोह जो है हिरमा मांझी के नेतृत्व में ही हुआ था। उस समय जो शासक थे वो भूपाल देव थे। अगर आप ये भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, भूपाल देव। ठीक है। दूसरा, तारापुर विद्रोह दलगंजन सिंह के समय हुआ था, ये भी ठीक है। जो तारापुर के समय भी जो शासक थे वो कौन थे? भूपाल देव ही थे। लिंगागिरी विद्रोह जो है नागुला दोरला के संबंधित नहीं है। ठीक है ना, मतलब इनके लिंगागिरी जो विद्रोह हुआ था नागुल दोरला के नेतृत्व में नहीं हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये हमारा किस में होगा? अच्छा, चौथा, मुरिया विद्रोह। मुरिया विद्रोह का नेतृत्व झाड़ा सिरहा ने ही किया था। ठीक है, इस समय जो शासक थे लिख सकते हैं भैरम देव। ठीक है, भैरम देव के समय जो मुरिया विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व झाड़ा सिरहा ने किया था। देखिए ये जो लिंगागिरी विद्रोह है ना, ये नागुल दोरला नहीं, इसका जो नेतृत्व किया था धुरवा माड़िया के द्वारा किया गया था, या इसको धुरवा राम माड़िया भी कई जगह मिलता है। ठीक है, धुरवा राम माड़िया। ठीक है, धुरवा राम माड़िया। इस समय जो शासक थे वो कौन थे? इस समय भी भैरम देव ही थे। ठीक है, भैरम देव। और जो ये नागुल दोरला है ना, इस नागुल दोरला के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था उसको कोई विद्रोह कहते हैं। ठीक है, कौन सा विद्रोह? कोई विद्रोह कहते हैं। और इस समय भी जो शासक थे वो भैरम देव ही थे। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। प्रश्न क्रमांक 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा नदी बेसिन का हिस्सा है? ठीक है, तो देखिए ये इसका जो सही आंसर होगा राजनांदगांव होगा, क्योंकि रायपुर तो छत्तीसगढ़ के बीच में आ जाएगा, कोरबा भी बीच में आएगा, बस्तर एकदम इधर साइड में राइट साइड में आएगा, छत्तीसगढ़ के नीचे उड़ीसा साइड में, तो ये तो क्या बोलते हैं नर्मदा बेसिन के अंदर आएगा नहीं। ये राजनांदगांव है वही छत्तीसगढ़ के पश्चिम भाग में होता है। ठीक है, मैकल श्रेणी में, और मैकल श्रेणी से ही नर्मदा नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। इसलिए हम यह क्या मारेंगे? राजनांदगांव मारेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43, सलवा जुडुम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2001, 1998, 2003 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जो सलवा जुडुम है इसकी शुरुआत 2005 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? महेंद्र कर्मा के द्वारा। ठीक है, महेंद्र कर्मा के द्वारा सलवा जुडुम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44। प्रश्न क्रमांक 44 है कि किस क्षेत्र के लिए 2021 में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधे श्याम बारले को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कला एवं संगीत के क्षेत्र में डॉक्टर राधे श्याम बारले को पद्मश्री दिया गया था। ये जो पद्मश्री वाला जो है चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इस बार भी छत्तीसगढ़ के अंदर 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, पद्मश्री। तो आप इसको भी एक बार देख कर जाएंगे, यहाँ से एग्जाम में बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? ठीक है, उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य, ये तो धमतरी में पड़ेगा। सीता नदी वाला जो है वो भी धमतरी में पड़ेगा। उदंती सीता नदी धमतरी और गरियाबंद क्षेत्र में। इंद्रावती तो हमको पता है, इंद्रावती कहाँ? बीजापुर के अंदर इंद्रावती और भैरमगढ़। ठीक है ना। और ये बारनवापारा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पड़ता है हमारा? ये जो है महासमुंद में पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, जातीय समूह कुरुख में कुजूर का उपनाम, कुजूर जो उपनाम होता है उसका अर्थ क्या है? फलों का पौधा, सजावटी पौधा, औषधीय पौधा और मसालों का पौधा। इसका देखिए कई, ये फलों का पौधा भी हो सकता है और औषधीय पौधा भी हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा चांस है आंसर का ये औषधीय पौधा ही है। ठीक है ना।
तो मैं जो एग्जाम में तो औषधीय पौधा मारकर आया हूँ, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। हो सकता है, अब व्यापम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या लेता है, ठीक है। तो ये थोड़ा डाउट में रहेगा, ज़्यादा चांस वैसे है कि औषधीय पौधा ही लिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी कहाँ है? तो वो चंद्रखुरी, ठीक है। चंद्रखुरी में जो पुलिस अकादमी है, ठीक है, वो ट्रेनिंग सेंटर जो है पुलिस का, वो क्या, उसका नाम क्या रख दिया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी रख दिया गया है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रखुरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 48 देखते हैं। 48वां क्वेश्चन नंबर है कि छत्तीसगढ़ की वीर गाथा पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैले कहा जाता है, उसका किसे, मतलब चारों में से किसे लोक बैले कहा जाता है? रीला, गौर, पंडवानी और बिल्मा। तो इसका जो सही आंसर है रीला। जो रीला है उसे छत्तीसगढ़ का लोक बैले कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का लोक बैले किसे कहा जाता है? रीला को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब 49 देखते हैं। 49 है कि छत्तीसगढ़ी देहाती कला मंडल के संस्थापक कौन है? छत्तीसगढ़ी देहाती कला मंडल के संस्थापक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है रामचंद्र देशमुख, ठीक है। जो रामचंद्र देशमुख हैं वो छत्तीसगढ़ देहाती कला मंडल के संस्थापक हैं, ठीक है। 50वां है दल्ली राजरा लौह अयस्क क्षेत्र का मालिक कौन है? ठीक है, किसे इसका जो मालिकाना है किसे प्राप्त है? तो इसका जो सही आंसर है भिलाई स्टील, इसका जो सही आंसर क्या है? भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है, बीएसपी, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है। छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है। देखिए जो तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु जो है ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंदर नहीं आता, इसलिए इसका आंसर डी भी होना चाहिए। परंतु जो छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य बोला है, तो ये तमिलनाडु तो छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती में आता ही नहीं है ना, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये तो आता ही नहीं है, इसलिए जो हमारा आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश भी आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए? उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश लेना चाहिए। अब देखते हैं व्यापम क्या लेता है। हालांकि इसका चांस क्या है कि उत्तर प्रदेश ही इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु जो है ये नक्सल, हालांकि जो उत्तर प्रदेश है जो कि बलरामपुर से थोड़ा बहुत जो लगा हुआ है क्षेत्र वो हो सकता है, ठीक है। हालांकि उत्तर प्रदेश ही इसका आंसर होना चाहिए क्योंकि सीमावर्ती राज्य की बात किया और तमिलनाडु तो सीमावर्ती है नहीं, तो इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि ग्राम सभा की गण पूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या, खाली स्थान सदस्य उपस्थित होना चाहिए। तो इसका सही आंसर पता है 1/10, ठीक है। कुल सदस्यों का 1/10 से ही उसका कोरम जो है पूरा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने पुलिस थाने हैं? 284, 428, 482 या 824? देखिए इसका तो अभी करेक्ट डाटा जो अभी नहीं मिला है, फिर भी आप इसका 400 समथिंग है, इसका बी मार्क के अभी रखिए, ठीक है ना। इसका करेक्ट वैल्यू अभी नहीं मिला है, इसको हम बाद में, इसको मैं कम्युनिटी वगैरह में डाल दूंगा तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अभी बस ये मान के चलिए कि 428, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है कि चीनी मीडिया ने नक्सलवाड़ी आंदोलन को बुलाया था। किस नाम से चीनी मीडिया ने नक्सलवाड़ी आंदोलन को कहा था? तो इसका सही आंसर है वसंत थंडर, स्प्रिंग थंडर, ठीक है। स्प्रिंग थंडर को नक्सलवादी को कहा था चीनी मीडिया ने। 55वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? ठीक है, इसका सही आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। इसका जो सही आंसर है बी, श्री अशोक जुनेजा जो है छत्तीसगढ़ के वर्तमान में डीजीपी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, 56वां है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पादन में सुनियोजित विपणन हेतु कितने कृषि उपज उप मंडी और मंडी है? देखिए पहले यहाँ पे उप मंडी पूछा है और बाद में मंडी, लेकिन कई लोग ये इसको मार दिए होंगे 69 और 118, ठीक है, जो कि ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 69 जो है ये कुल मंडी है और उप मंडी कितना है? 118 है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही होगा। कृषि उपज मंडी 118, उप मंडी और मंडी कितना? 69, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56वां, 57 है कि गोधन न्याय योजना कब से लागू हुआ था? गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ में 21 जुलाई 2020 को लागू किया गया था। 21 जुलाई 2020 को। देखिए एक चीज़ पीछे हम देखे थे, पौधा तुहर द्वार, ठीक है, तुहर पौधा तुहर द्वार, ठीक है, उसकी शुरुआत 1 जुलाई 2020 से हुआ था,
ठीक है ना, 1 जुलाई 2020 से। ठीक है, पीछे जाके उसको आप एक बार करेक्ट कर लेना, शायद वहाँ पे मैंने 10 जुलाई बता दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, सुबह की तलाश उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो सही आंसर है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने ही सुबह की तलाश नामक उपन्यास को लिखा था। अभी अर्पा पैरी की जो धार है, जो राजकीय गीत है, वो भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 59, छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्बान से शासन नहीं किया था? ठीक है ना, तुम्बान से। देखिए, जब कलिंग राज छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना करते हैं तो वो शासन उस समय कहाँ से, मतलब उनकी राजधानी कहाँ थी? तुम्बान थी। तो ये कर रहे थे। कलिंग राज के बाद कमल राज आए थे, तो ये भी क्या हुआ, तुम्बान से शासन किए। उसके बाद रतन देव आए। ठीक है, रतन देव भी कुछ समय तक तुम्बान से शासन किए। इसके बाद रतनपुर नामक राजधानी की स्थापना किया और अपनी राजधानी को रतनपुर ले गए। ठीक है, मतलब कलिंग राज, कमल राज और रतनदेव प्रथम, ये तीनों जो है तुम्बान से शासन करते हैं, परंतु पृथ्वीदेव प्रथम जो है ये रतनपुर से अपनी शुरुआत करते हैं, ये तुम्बान से शासन नहीं करते। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 60, प्रश्न क्रमांक 60 है, निम्नलिखित में से कौन कुरुख जनजातियों का वाद्य यंत्र है? कुरुख वाद्य यंत्र है, मांदर, करताल, नगाड़ा या उपरोक्त में से सभी? तो इसका सही आंसर जो है उपरोक्त सभी होगा। कई बार से, लेकिन ज़्यादातर बुक में आप खोजेंगे तो केवल मांदर ही देखने को मिलेगा, ये सब नहीं दिखता, परंतु ये सब कहीं कहीं अगर जो बुक देखेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ समग्र देख रहे हैं, ठीक है, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी का है उसको देखेंगे तो शायद वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका उपरोक्त सभी होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 61, प्रश्न क्रमांक 61 से अब कंप्यूटर से संबंधित हो गया। ठीक है ना, कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है व्यापम, कोई सा भी एग्जाम लेगा वहाँ पे कंप्यूटर्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, सीजीपीएससी में एक आध क्वेश्चन मिल जाए तो मिल जाए, बट व्यापम द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है वहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन होते ही हैं। ठीक है ना। चलिए, जब आप एक्सेल फाइल किसी वर्ड दस्तावेज में सम्मिलित करते हैं तो डाटा का खाली स्थान होता है, क्या होता है? तो डाटा जो है एम्बेडेड होता है। ठीक है, डेटा क्या होता है? एम्बेडेड हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, साइबर क्राइम के विषय में शिकायत दर्ज करने हेतु हेल्पलाइन नंबर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 112। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है कि वह विज्ञान जो ऐसी मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करता है जो उसी प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित करता है जैसे मनुष्य, तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या कहते हैं हिंदी में? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है कि थीसॉरस टूल जो है वो एमएस ऑफिस का जो थीसॉरस होता है, थीसॉरस जो टूल है वो किस लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, एमएस वर्ड के अंदर। ठीक है ना, एमएस वर्ड में जो थीसॉरस जो टूल है उसका क्या यूज होता है? स्पेलिंग सुझाव, व्याकरण विकल्प, पर्यायवाची और विलोम या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्यायवाची और विलोम, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 65 है कि वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, .doc होता है। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन की शुरुआत होने वाला है। ठीक है, कौन सा? रीजनिंग की शुरुआत हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 66, दिए गए क्रम में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अगली संख्या क्या होगी हमको वो बताना। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 11, 39, 89, 167 और आगे जो है क्वेश्चन मार्क। देखिए, इसको 2-3 मेथड से बना सकते हैं। 2 मेथड मैं बताऊंगा। पहला देखते हैं, जैसे इसका मैं डिफरेंस, स्टेप फॉर्म इसको कहते हैं। डिफरेंस निकाल के जब भी हम सॉल्व करेंगे तो उसको हम स्टेप फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे अगर 11 में आप 28 जोड़ेंगे तब 39 आएगा। ठीक है, अब 39 में हम 50 जोड़ेंगे। ठीक है, 39 में हम 50 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 89 मिलेगा। इसी तरह 89 में अगर मैं अब 78 जोड़ दूँ, ठीक है, जैसे घटा के भी देख सकते हैं, 17 में 9 गया 8 और ये बच गया 15, 15 में 8 गया 7। ठीक है, मतलब 78। तो अब आगे क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे तो हमको कुछ पैटर्न नहीं दिखता है, तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि 28 में अगर हम 22 जोड़ देंगे तो 50 मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं, इसमें भी फिर से 50 में अगर मैं 28 जोड़ दूँ तो 78 मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं कि ये 6 का अंतर मिल रहा है। ठीक है, +6 का, मतलब इसके आगे भी यहाँ पे +6 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप 28 में 6 जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा हमको? अब 34 मिलेगा।
ठीक है, मतलब हमको 78 में अगर हम 34 जोड़ेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा देखते हैं क्या मिलेगा। अभी तक स्टेप फॉर्म पहले 6 जोड़ रहे हैं, अब हम ये वाले स्टेप सीरीज को खोज रहे हैं, इसके बाद इस सीरीज को खोजेंगे, इसके बाद जो यहाँ पे आएगा उसको हमको इसमें जोड़ना होगा। तो अब 78 में अगर हम 34 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 112, ठीक है ना, कितना मिलेगा 112। मतलब क्या कि 167 में हमको क्या जोड़ना है, 112 जोड़ने पर जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा, तो ये जोड़ने पर हमको मिलेगा 279। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका एक और फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं, जैसे कि अगर इतना ज़्यादा अगर आप दिमाग लगा पाएंगे तो देखिए, जब भी आप सीरीज़ का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना, मिसिंग नंबर या नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन बनाएंगे, तो आप जब कुछ भी आइडिया ना लगे तो आपको इसी मेथड से करना है, स्टेप फॉर्म। दूसरे मेथड से भी इसको करके देखते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड से कैसे, जैसे अगर आप 3 का घन करते हैं और 4 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 3 का घन कितना होता है 27, और 4 का घन कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 27 में 16 घटाएंगे तो 11 मिल जाएगा। अब इसको 3 को एक आगे बढ़ाते हैं, 4 का क्यूब, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और माइनस ये 25, 64 में अगर आप 25 घटाते हैं तो आपको मिलेगा 39। इसके बाद 5 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, इसको बढ़ाते जाना है इसको भी, तो 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का स्क्वायर होता है कितना 36, 125 में 36 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 89। इसके बाद इसको बढ़ाते हैं, 6 का क्यूब और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 6 का क्यूब हो जाएगा 216 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 49, 216 में अगर 49 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 167। अब इसी तरह लास्ट में 7 का क्यूब और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का स्क्वायर होता है 64, 343 में 64 कटाएंगे तो 279 मिल जाएगा। इस प्रकार हम इसको दो तरीके से हम सॉल्व करिए, एक स्टेप फॉर्म से और एक जो है ये पैटर्न या फॉर्मूला बेसिस पे, ठीक है। तो ये हमारा 66 का आंसर हो गया। चलिए 67 की ओर बढ़ते हैं। 67 जो है ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रक्त संबंध का, ठीक है। देखिए इसको कैसे करते हैं। क्या बोला है कि ए बी की बहन है, ए और बी दोनों बहन है, मतलब ए जो है बी की बहन है, तो मैं ए को मैं सर्कल के अंदर लिख देता हूँ, और बी लड़का है कि लड़की पता नहीं चल रहा है, तो मैं बी को मैं बी लिख के छोड़ दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए सी बी की माता है, सी जो है बी की माता, इसकी माता सी है, तो एक जनरेशन ऊपर जाएगी और उसको मैं लिख देता हूँ सी। देखिए जो फीमेल है मैं उसको सर्कल के अंदर रखूंगा, ठीक है, जो मेल होगा उसको मैं ट्रायंगल के अंदर रखूंगा। तो सी जो है बी की माता होगी, तो एक जनरेशन ऊपर कर दी। अब आगे गए, डी सी का पिता है, अब इसका पिता कौन हो गया डी, ठीक है, तो मैं डी को ऐसे रख दूंगा। अब इसको मैं ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि पुरुष है तो मैं उसको ट्रायंगल के अंदर रख रहा हूँ, ठीक है ना। अब ई डी की माता, अब डी की भी माता कौन है ई है, ठीक है, तो इसके एक जनरेशन ऊपर कौन जाएगी भाई ई, और इसको मैं सर्कल के अंदर रखूंगा क्योंकि ये माता है। अब लास्ट में पूछा है ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है डी से किस प्रकार, मतलब ए जो है डी का क्या लगता है। देखिए ए और बी की माँ कौन है सी, ठीक है, और सी के जो पिताजी हैं वो डी हो गए, मतलब डी जो हो गया वो ए और बी के कौन नाना जी लगेंगे, ठीक है। अगर डी नाना जी हैं तो उस हिसाब से जो ए होगा वो नातिन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, नतनी या नातिन होना चाहिए, परंतु ऑप्शन में नातनी नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसको क्या मान के चलेंगे, पोती को हम आंसर मानेंगे, ठीक है। देखिए जब भी विलोपित होगा तो उस केस में ये वाला आंसर को लिया जाएगा, या जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा उसको नंबर मिलेगा, लेकिन जो छोड़ेगा उसको नहीं मिल पाएगा कुछ भी, ठीक है ना, क्योंकि जब सबको नंबर दिया जाएगा, जब तो जो अटेम्प्ट किया होगा उसी को दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा पोती। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 68 है कि वह आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित आकृति उसके भाग के रूप में छुपी हुई है। ऐसा आकृति कहाँ देखने को मिला। देखिए एक आकृति तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है ना, परंतु ये कैसा उसकी तरह नहीं दिख रहा है, उल्टा है। ये वाला जो आकृति है उसी की तरह है, बट क्या है वो उल्टा है, तो ये वाला तो हमारा होगा नहीं। बाकी इसमें ये आकृति नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमको वो आकृति दिख रहा है। कैसे, देखिए वो जो प्रश्न वाला आकृति है हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, हाँ प्रश्न क्रमांक जो 69 है, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 59, ये 69 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मंकी को लिखा जा रहा है XCHJJG, तो बताएगा कि टाइगर को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ कि अगर मंकी को XCHJJ लिखा जा रहा है तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा। तो पहले हम इन दोनों को देखते हैं कि क्या है इसमें, ठीक है। मंकी, ठीक है, मंकी को लिख दिया गया है XCHJJ जी, ठीक है। अब इसको कोडिंग पहले देखिए, जब यहाँ पे कुछ भी आइडिया ना लिखे तो इन सब का नंबर लिख दो कि कौन से नंबर पे आता है। तो एम आता है 13 पर, ओ आ गया 15 पर,
एन हो गया 14 पर, के हो गया 11, ई हो गया 5 और वाई हो गया 25। ठीक है, इन सब का भी लिखो। जी का होता है 7, जे का हो गया 10, इस जे का भी हो गया 10, एच का हो गया 8, सी का 3 और एक्स का होता है 24। अब इसको अगर देखेंगे तो ये वाई वाला जो है यहाँ पे लिख दिया गया है, वाई से एक कम करके किया गया, 25 था तो 24 हो गया। फिर यहाँ पे ये 5 था तो 5 का देखिए यहाँ पे ये सी वाला कितना, एक 4 हो गया, मतलब 5 के बाद 3 हो गया, मतलब पहले एक कम किया फिर 2 कम किया। यहाँ पे 11 था, 11 के बाद देखिए क्या हो गया, ये 8 हो गया, 3 कम किया। इसके बाद देखेंगे 10 का ये हो गया कितना, यहाँ पे 4, मतलब 4, 10 का 14 हो गया, 4 कम किया। फिर यहाँ पे 5, 15 का 10 हो गया, 5 कम किया। फिर 13, 13 में 6 कम करेंगे तो आ जाएगा जी। मतलब वो क्या होते रहा है, उसको घटा के और रिवर्स फॉर्म में लिखता चला जा रहा है, इधर वाला इधर, जो इधर वाला है उसकी शुरुआत इधर से कर दे रहा है। अब इसी तरह हमको बताना है कि टाइगर का क्या होगा। ठीक है, टाइगर का कोड क्या होगा। तो टाइगर देखिए, टी का होता है 20, आई का हो गया 9, जी का हो गया 7, ई का हो गया 5 और आर का हो गया कितना, 18। अब इसको हम करते जाते हैं, तो आर का 18 का एक कम करते हैं, क्या हो जाएगा, पहले एक कम करना है तो 17, 17 में क्या आता है क्यू। अब ई में आ गया 5, इसमें इस बार 2 कम करना है, पहले एक कम किए अब इस बार 2 कम कर, तो 5 में 2 कम किए तो आएगा 3, 3 में क्या आता है सी। 7, 7 में हमको इस बार 3 कम करना है तो आएगा कितना 4, 4 में क्या आता है डी। अब यहाँ पे कितना है 9, 9 में इस बार कितना कम करना है 4, 9 में 4 कम किए तो 5, तो 5 में क्या आता है हमारा ई आता है। ठीक है, अब इसी तरह जो 20 है इसमें 6 कम करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉरी हाँ 20 में 5 कम करेंगे तो 20 में काम 5 करने पर 15 और 15 का होता ओ, क्यू सी डी ई ओ, हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 सॉरी 70 है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है संक्रियाओं पर आधारित होता है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि ऑपरेशंस के पर आधारित होता है, जिसमें जो चिन्ह होते हैं सिंबल उनको बदल के सॉल्व करना होता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे किसी भी दो चिन्ह को बदलना है और बदलना है जिससे हमको यहाँ पे राइट साइड के बराबर 3 मिल जाए। ठीक है ना। तो देखिए अगर पहला ऑप्शन देखते हैं प्लस और माइनस, अगर प्लस और माइनस को बदलते हैं तो क्या होगा, देखिए अगर मैं बदलता हूँ प्लस के जगह हम कर देंगे माइनस, तो 5 - 3 × 8 और इसको कर दिए 12 और ये भागित में 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 × 12 3 मिल गया, 5 - 8 कितना हो गया 24 और प्लस का 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -19 + 3 -16 मिलेगा, तो ये हमारा नहीं आ रहा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको हम माइनस और डिवाइड को चेंज करके देखेंगे। ठीक है, तो 5 + 3 × 8, माइनस की जगह हम क्या कर देंगे यार, क्योंकि माइनस और डिवाइड को हम चेंज करें ना, माइनस की जगह ठीक है माइनस, तो हम माइनस की जगह क्या करना है हमको डिवाइड, तो अब मैं यहाँ पे कर दूंगा डिवाइड और ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, ये 12 और ये -4। अब इसको सॉल्व करते हैं, मतलब इसको मैं सिंपल ऐसे लिखता हूँ 5 + 3 × 8/12 और ये -4। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो देखिए 3 × 4 = 12, ये कट गया, 4 × 2 = 8, ये कट गया, तो 5 और 2 7, 7 में से 4 घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है कि पैटर्न को पूरा करने के लिए उपयुक्त आकृति चाहिए, इसमें कौन से आकृति को ये 4 ऑप्शन में से भरा जा सकता है, हमको बताना है। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं। अब देखिए इसको समझना होगा, जैसे यहाँ पे इसको अगर हम मिरर की समझ लें, मिरर की तरह, तो यहाँ पे हमारा काम बन सकता है। ठीक है, इसको मैं दर्पण मान लेता हूँ। अगर इसको मैं दर्पण मान लिया तो अब क्या देखता हूँ कि दर्पण में जो पास दर्पण के होता है उसका उल्टा बनेगा, पास वाला दूर दिखेगा और दूर वाला, ठीक है, मतलब देखिए चलिए इसको दर्पण से नहीं, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। देखिए जो बगल वाला है उसके राइट साइड में हो जाए, जैसे ये पहले क्या था बॉक्स था, ठीक है, एक स्क्वायर की तरह था, तो स्क्वायर इसके जस्ट बगल में ले लिया और इसको क्या किया पूरा डार्क कर दिया, रंग दिया गया पूरा। ठीक है, यहाँ पे खाली था अब इसको कलर कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी एक स्क्वायर है इस तरह का, तो यहाँ पे इसको हम ऐसा रंग दिए, और जो इधर वाले हैं ये सर्कल जो रंगा हुआ था वो बिना कलर का कर दिया, ये वाले को इधर। ठीक है, बगल वाला जो ये था इसके बगल वाले को रंग दिए, ये रंग दिए, यहाँ वाला जो सर्कल था उसको बिना रंग का कर दिया, ये जो ट्रायंगल था कलर किया वो बिना कलर किया हुआ कर दिया, तो यहाँ भी कर दो ऐसी। तो इसके बगल में क्या आएगा, ये रंगा हुआ है तो ये बिना रंगा वाला ऐसा आएगा। ठीक है, और ये सर्कल रंगा हुआ है तो ये भी बिना रंगा हुआ सर्कल आएगा, और जो इधर है यहाँ पे आएगा ट्रायंगल, बट वो अगर बिना कलर किया हुआ है तो ये कलर कर देंगे, और ये स्क्वायर बिना कलर का है तो स्क्वायर को हमको यहाँ पे कलर करना होगा। तो इस प्रकार हमको देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन डायग्राम, वेन आरेख जो होता है टेनिस प्रशंसक
क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र के बीच में रिलेशन बनाता है। देखिए मान लेते हैं कि एक सर्कल बना लिया मैं, ये जो है ये टेनिस प्रशंसक है, ठीक है, ये टेनिस के प्रशंसक है, ठीक है। तो कुछ टेनिस के प्रशंसक जो है वो क्रिकेट के खिलाड़ी भी तो हो सकते हैं, तो मैं ऐसे क्रिकेट का खिलाड़ी कर देता हूँ ये, ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी। और ये छात्र भी हैं। देखिए अब कुछ छात्र ऐसे हो सकते हैं जो टेनिस के भी प्रशंसक हैं या फिर क्रिकेट के भी प्रशंसक हैं, मतलब क्रिकेट भी खेलते हो, तो ऐसा बना देंगे, ठीक है, ये छात्र हो गए। क्योंकि कुछ छात्र जो है टेनिस प्रशंसक भी हो सकते हैं या कुछ टेनिस प्रशंसक छात्र भी हो सकते हैं। सब में ये वाला जो है कुछ कुछ वाला जब सम वाला जो इसमें वेन डायग्राम जब बनाएंगे तो सम वाला कंडीशन सब में लगेगा, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा राइट होगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 73, प्रश्न क्रमांक 73 है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की दुगनी है। लक्ष्मी शीर्ष से 27वें स्थान पर है। यदि लक्ष्मी से 9 लड़के आगे हैं तो उस रैंक के बाद, ठीक है, उसके रैंक के बाद कुल कितनी लड़कियां हैं, ठीक है, उस रैंक के बाद कितनी लड़कियां। देखिए टोटल 60 छात्र हैं, इसमें बोला कि लड़कों से दुगनी लड़कियां हैं। देखिए लड़कों की संख्या को मैं मान लेता हूँ x, ठीक है, लड़कों की संख्या को मैं मान लिया x, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी 20 की दुगनी, तो 2x हो जाएगा। तो x और 2x इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो टोटल जनसंख्या कितना हो जाएगा 60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 दिया 60, मतलब लड़कों की संख्या हो गया 20। अगर लड़के 20 हो गए तो लड़कियां कितने हो गए भाई, ये बॉयज़ 20 हो गए, तो जो गर्ल्स हो जाएंगे कितनी हो जाएंगी 40, तभी तो ये दोनों का योग 60 होगा। अब देखिए अब क्या बोला है, एक मैं लाइन खींच देता हूँ इसको समझाने के लिए। जो लक्ष्मी है ये टॉप से, यहाँ पे टॉप पे मान लो पहला वाला बैठा है, तो टॉप से नीचे ये 27वें नंबर पे कौन आती है, लक्ष्मी, ठीक है, 27वें नंबर पे कौन आ रही है, लक्ष्मी। और क्या बोला है कि यदि लक्ष्मी से 9 लड़के आगे हैं, मतलब इससे पहले अगर देखोगे, मतलब पहले नंबर से लेकर 27वें तक लक्ष्मी से पहले 9 लड़के आते हैं, ठीक है, अगर 9 लड़के आते हैं तो बाकी यहाँ पे लड़कियां होंगी। तो देखिए यहाँ से लेकर टोटल 27 लोग हैं, 27 में तो 9 लड़के हो गए, तो बच गए कितने 18, मतलब यहाँ से लेके ये पूरा लक्ष्मी तक, मतलब 27वें नंबर तक टोटल 18 लड़कियां हैं, ठीक है ना, टोटल 18, क्योंकि 9 जो है लड़के हो गए तो 18 लड़कियां हो गई, इसमें लक्ष्मी भी शामिल है, ठीक है ना, क्योंकि 18 और 9 27 होता है। अब बोला है कि उसके रैंक के बाद कितनी लड़कियां, मतलब ये जो लक्ष्मी है इनकी बाद टोटल कितनी लड़कियां हैं। तो देखिए टोटल हमारे पास जनसंख्या 60 है, 60 है ना, 60 में से लड़के कितने हैं 20, लड़कियां कितनी है भाई 40, 40 लड़कियों में से 18 लड़कियां तो इधर ही होंगे, तो अब इधर लड़कियां कितनी बच गई, तो उसको निकालने के हम क्या करेंगे, 40 में 18 घटा देंगे तो 22, मतलब लक्ष्मी के पीछे इधर 22 लड़कियां होंगी। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, प्रश्न क्रमांक 74 है कि पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए। इसको तो बस चुटकी में बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सब में ये इतना पोर्शन जो है छुड़ा हुआ है, बाकी इसमें छूटा हुआ नहीं है, इसमें छूटा नहीं है, इसमें छूटा नहीं, इसमें छूटा हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए ये वाला पार्ट जो है ना ये छूटा हुआ स्पेस, यहाँ भी छूटा हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, प्रश्न क्रमांक 75 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है, कौन सा जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए इसको अगर देखिए n कैसे आएगा, तो 6 4 10 और 4 14, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 14, और n का पोजीशन वैल्यू क्या होता है 14 होता है। इसी तरह 4 1 5 और 7 12, l का होता है 12, u का क्या होता है 10 6 16 और 5 21, 21 जो होता है u का होता है, ठीक है। ये 14 हो गया n का और ये हो गया 12 हो गया कितना l का। अब इसको जोड़ दो, 14 2 16 1 17, 17 किसका होता है q का होता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा q, ठीक है। चलिए 76 नंबर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 76। अब यहाँ से हमारा जो है सामान्य गणित का क्वेश्चन आने वाला है, मैथ्स का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैथ्स से तो बहुत ज़्यादा इजी था, जो मेरा क्लास किया होगा वो बना लेगा, ठीक है ना। देखिए प्रश्न क्रमांक 76 है, ध्यान से देखना है। शांत जल में एक नाव की गति कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में, और धारा की गति कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अनुकूल जाते हुए नाव 15 मिनट में कुल कितना किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे मान लो एक धारा जो है इधर से इधर ऐसे बह रहा है इस डायरेक्शन में, ये धारा की चाल इधर है, ठीक है, धारा की चाल हमको कितना दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर किसकी चाल है, धारा की चाल। अब इसी में क्या है, एक नाव ऐसे फ्लो कर रहा है, नाव, ठीक है, इसी में क्या एक नाव ऐसे बह रहा है, नाव की चाल कितना दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए अनुकूल जाते हुए बोला, अनुकूल मतलब जब दोनों एक ही दिशा में जाएगा, जब दोनों एक ही दिशा में मतलब धारा और नाव
दोनों जब एक ही दिशा में जाएगा तो चाल दोनों का जुड़ जाता है क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो सापेक्ष चाल हो गया टोटल, ठीक है, रिलेटिव स्पीड जो होगा सापेक्ष चाल वो कितना हो जाएगा भाई, 5 धारा का और 15 नाव का, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो नाव है वो कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा, कितना मिनट में, 15 मिनट में। देखिए अब दूरी निकालना है तो दूरी क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ठीक है। चाल कितना हो गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना 15 मिनट है, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए हमको 60 से गुना करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 एक बार में 15 चौके 60 और ये 4 पंचे 20, 5 किलोमीटर जो है ये दूरी जो है 15 मिनट में तय करेगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 72 नंबर का प्रश्न है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कटौती करनी चाहिए जिससे चीनी पर व्यय कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। इसका 2 तरीका बताता हूँ, ठीक है। जब भी यहाँ पे वृद्धि की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, चीनी में कीमत में वृद्धि करना है तो ये जो प्रतिशत दिया हुआ है उसको ऊपर लिख दो चुपचाप 20। यहाँ पे कितने प्रतिशत की कटौती करना पड़ेगा हमको आंसर निकालना है। तो क्या करना, जब ये वाला वृद्धि हो, ठीक है ना, जब ये वाला वृद्धि हो और बोला है कि कोई भी अतिरिक्त वृद्धि ना हो, मतलब कोई भी खर्च पर व्यय पर कोई भी वृद्धि ना हो, तो क्या कुछ नहीं करना है, 20 ऊपर है तो नीचे कर दो 100 + 20 और यहाँ पे इंटू में कर दो 100, तो हो जाएगा 20/120 × 100, ठीक है। चलिए 120, ठीक है। तो ये 20 एक बार में और 20 छंग 120, 6 2 तिया 6 और ये 50 दूनी 100, मतलब 50/3 मिला। 50/3 का मतलब क्या हो गया, 16 सही 2/3%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको दूसरे तरीका, एक और तरीका बताता हूँ। जैसे 20% को एक भिन्न में बदल देंगे तो 20% का भिन्न होता है 20/100, काट देंगे तो मिलेगा 1/5, ठीक है। ये 5 जो है वास्तविक कीमत है और इसमें जब 1 जोड़ देंगे तो नया कीमत मिल जाएगा, ठीक है। तो कीमत कितना हो जाएगा भाई, देखिए 5 रुपये था पहले कीमत मान के चलते हैं, जब 1 बढ़ गया तो 5 से कितना हो गया 6, इसको हम बढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ पे कीमत में वृद्धि बोला है। देखिए जैसे ही कीमत में वृद्धि होती है ना तो मात्रा में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अगर ये वाला 6 को यहाँ रख देंगे और 5 को यहाँ पे, समझ में आया, तो मात्रा में कितना हो गया, कितनी की कमी हो रहा है, क्योंकि मात्रा में कटौती बोला है ना, कितना प्रतिशत कटौती। तो यहाँ देख 6 था, अब हम 1 कटौती कर रहे हैं तो 5 पहुँचे, तो कितना 6 पर कितना 1 × 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व जब करेंगे हम तो हमको वापस से यही वाला मिल जाएगा 100/6, मतलब 16 सही 2/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, प्रश्न क्रमांक 78 है। इसको सॉल्व करने पर क्या मान मिलेगा, चलिए देखिए एक चीज़ पहले मैं समझाता हूँ। ये 0.01 जो है ना, इस 0.01 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.1 × 0.1, ठीक है। यहाँ पर जो है 0.001 है, 0.001, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.1 × 0.001 लिख सकते हैं, सॉरी 0.1 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, मतलब 0.1 को मैं इन सबसे कॉमन लूँगा तो ये ऊपर वाले की तरह बन जाएगा, आ रहा है समझ में। तो जब ऊपर वाले की तरह बनेगा तो हमको क्या मिलेगा, ऊपर में ये सेम मिलेगा, नीचे से इन सब से हमको 0.1 का स्क्वायर मिलेगा क्योंकि देखिए स्क्वायर के फॉर्म में है, और अंदर वाले ब्रैकेट में अंदर ये नीचे वाले के भी सॉल्व कर रहा हूँ ना, नीचे का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा मिलेगा, ठीक है। जब ये कॉमन ले लेंगे तो ये मिलेगा। अब ये वाला पूरा का पूरा देखो ये ऊपर की तरह है तो ये सब के सब ऊपर वाले से ये पूरा जो है कट जाएगा और नीचे में कितना बचेगा, बस ये बचेगा। तो मतलब रूट में ऊपर का सब कट गया तो बच गया 1 और नीचे में क्या है 0.1 का स्क्वायर मिला, है ना। 0.1 का स्क्वायर मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और 0.1 का स्क्वायर है तो वर्गमूल निकालेंगे तो मिलेगा 0.1। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में हो जाएगा 10, मतलब 10/1, मतलब 10 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 है कि ए और बी के मासिक आय का अनुपात 4:3 है, ठीक है। मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 6,000 रुपया प्रति माह बचाते हैं तो ए की मासिक आय कितनी होगी। देखिए इसको ऐसे मान लेते हैं, ये मासिक आय है, दोनों को आय है ना, तो ये मान के चलो कि ए की मासिक आय जो है 4x ये वाला और बी की मासिक आय कितना हो गया 3x। इस तरह व्यय का जो है दिया हुआ है, मान लो ए का जो मासिक व्यय है वो 3y है और इसका जो बी का है वो कितना है 2y है। अब बचत कैसे निकलते हैं, आय में से व्यय को घटाते हैं तब बचत मिलेगा। मतलब यहाँ पे 2 समीकरण बना लेते हैं, 4x ये वाला, ए का आय में से ए का व्यय को घटा देंगे तो हमको बचत मिलेगा। इसका बचत कितना है 6,000, दोनों 6,000 रुपये बचा रहे हैं। दूसरा में बी का जो आय है 3x है
और बी का जो व्यय है 2y है, तो 3x में से 2y घटाएंगे तब भी ये 6000 मिलेगा। ये हमारा 2 समीकरण बन गया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों के लिए समान बचत बोला है। अब इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, ए का मासिक आय निकालना है। आय निकालने के लिए हमको x की जरूरत पड़ेगा, तो y वाले को काट देते हैं। y को कैसे काटेंगे, इसको सेम बनाना होगा। सेम बनाने के लिए इसका जो है 2 इसका दोनों के साथ गुणा करना पड़ेगा, और इसका 3 को ये दोनों के साथ, तीनों के साथ 2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 8x माइनस इस 2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस का 6y बराबर इस 2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 6 दूनी 12, 12,000। अब इस 3 का गुणा ये दो इन तीनों के साथ, तो 3 का इसके साथ करेंगे तो 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 6y बराबर इस 3 का गुणा इनके साथ तो 3 छंग 18, 18,000। अब इसको हम घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये पूरा कट गया। 8x में से 9x घटाएंगे तो माइनस x, और 12,000 में 6,000 घटाएंगे तो माइनस का 6,000, ठीक है। मतलब x कितना मिल गया हमको, 6,000 रुपये मिल गया x का वैल्यू, ठीक है, x का। अब मतलब हमको a का आय चाहिए था, तो a का आय कितना था 4x, x का वैल्यू कितना है 6,000, तो गुणा कर देंगे 4 इंटू 6,000 गुणा करेंगे तो मिलेगा हमको 24,000। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 80। प्रश्न क्रमांक 80 है कि 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 निम्नलिखित में से विभाजित होगा, इन सब में से किससे विभाजित होगा। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व किया, इन सब में देखेंगे तो 3 की पावर 25 सब में कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 25 अगर इससे लेंगे तो कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। 25 में से अगर 26 में से 25 घटा देंगे तो 1 बचेगा, मतलब 3 की पावर 1 बचा दो। यहाँ पे 3 की पावर 2 बच जाएगा, और यहाँ पे 3 की पावर 3 बच जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा बचा है 3 की पावर 25। इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस ये हो गया 3, ये 3 तिया हो गया 9, और ये हो गया 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। ये 3 की पावर 25 और इसको जोड़ेंगे तो 4 9 13 और 27 कितना 40, 40 हो गया। अब 40 तो ऑप्शन में है नहीं, बट एक काम हम 30 हमारे पास है, ठीक है। 25 से नहीं कटेगा क्योंकि 0 हमारे पास एक ही ठो है, तो 25 से नहीं कट पाएगा। अब इसको कैसे बना दे, तो यहाँ से अगर मैं 3 एक ठो बाहर ले लूँ, 24 ठो 3 को छोड़ दिया, और एक तो 3 को इधर ले लिया, और 40 में से 10 एक ठो इधर दे दिया, और 4 को ऐसे छोड़ दिया, तो यहाँ पे 10 दिया 30 मिलेगा ना, मतलब ये जो है 30 से विभाजित हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 81, ठीक है। 81 देखिए, एक आदमी यात्रा पर निकलता है, वह कुल 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है, ठीक है। दूरी का पहला आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे से और दूसरा आधा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की से तय करता है, उसकी कुल कितनी दूरी तय की। देखिए पहली बात तो ये समझिए कि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक उसको जाना है, ठीक है, और ये आधा आधा दूरी ये है, ये आधा और ये आधा, ठीक है, ये आधा दूरी और ये आधा दूरी। तो यहाँ से आधा जो दूरी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है, और बाकी जो आधा है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो यहाँ से यहाँ जाने में उसका औसत चाल कितना था, अगर हम औसत चाल निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। औसत चाल, तो औसत चाल क्या होता है भाई, देखो जब दो बराबर दूरी तय करता हो, भले चाल अलग अलग रखता है लेकिन समान दूरी को अगर तय करता है तो औसत चाल का फॉर्मूला 2 के लिए क्या होता है, औसत चाल देखिए 2ab बटा a प्लस बी, ये लगा देंगे तो हमारा औसत चाल मिल जाएगा, ठीक है ना। 2ab बटा a प्लस बी, मतलब 2 गुना a कितना है, ये 60, b कितना है 45, और a प्लस बी मतलब 60 और 45 जोड़ दीजिए तो 105, ठीक है। इसको अब और भी काट सकते हैं, 15 तिया 45 और 15 सत्ते 105, मतलब 2 गुना 60 गुना 3 बटा 7 मिला। ये हमारा क्या मिला, औसत चाल, जो कि किलोमीटर प्रति घंटे में होगा। अब हमको कुल दूरी निकालना है, तो दूरी क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है, चाल गुना समय। चाल कितना है भाई, अभी हम निकाले हैं 2 गुना 60 गुना 3 बटा 7, और समय कितना है, समय देखिए 5 घंटे 15 मिनट, ये घंटा तो है, इसको मिनट को भी घंटे में बदलना पड़ेगा, तो 15 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, तो 15 एक बार में 15 चौके 60, मतलब 1/4 घंटा इधर हुआ और ये 5 घंटा इधर हुआ, ठीक है। मतलब टोटल समय कितना हो रहा है, 5 घंटा प्लस 1/4 घंटा। सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20 और 1 21, 21/4, मतलब समय की जगह हम क्या रख सकते हैं, 21/4 रख सकते हैं। इसको काट देते हैं, 7 तिया 21, इसको काटेंगे तो ये 15 चौको 60, मतलब हमको मिल गया 15 दूनी 30, 30 तिया 90 और 90 गुना 3, 90 तिया होता है 270, 270 किलोमीटर की दूरी तय किया जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 है
कि कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने समय में, समय पूछा है इस बार। ठीक है, तो देखिए हम ये मान के चलते हैं कि जो मूलधन था ना, मूलधन 1 रुपया था। ठीक है, मूलधन कितना मान लिया मैं, 1 रुपया। कुछ समय हुआ और लेकिन 25% की दर से कितना हो जा रहा है, इसका 3 गुना हो जा रहा है। मतलब मिश्रधन कितना हो जा रहा है भाई, 3 गुना। 1 का 3 गुना कितना, 3 रुपया। 1 रुपया मूलधन था, 25% साधारण ब्याज की दर से कुछ समय के बाद वो 3 रुपया हो गया। मतलब ब्याज कितना मिला भाई, 1 रुपया हमारा 3 रुपया हो गया। तो यहाँ पे अगर ब्याज देखोगे तो ब्याज हमको कितने रुपये का मिला, 3 - 1, 2 रुपया का ब्याज मिला। अब समय निकालना है हमको। समय क्या होता है, समय होता है ब्याज गुना 100। यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। ठीक है, तो देखिए अब निकालते हैं समय। ब्याज हमारा था 2 रुपया, तो 2 गुना 100। मूलधन कितना था, 1 रुपया, और दर कितना, 25। तो 25 चौके 100 कट गया और 4 दूनी 8। 8 वर्ष का जो है समय लगता। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, प्रश्न क्रमांक 83 है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। उसे 6 रुपये अधिक पर अगर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। तो वह उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, वो बताना है। तो देखिए मान लो लिए पहले सीपी, ये क्या है, क्रय मूल्य, इतने रुपए में खरीदा था। जब इतने रुपए में खरीदा था और 15% लाभ पर बेचता, तो कैसे निकालता भाई, सीपी का 115%, इतने रुपए में बेचता, ये विक्रय मूल्य होता। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अगर वो 18% लाभ पर बेचता तो कितने में बेचता भाई, तो सीपी पर 18% लाभ मतलब 118% में बेचता, तो मैं 118/100 कर दिया। अब 6 रुपया अधिक, मतलब ये दोनों का अंतर 6 रुपया का दिया है। मतलब हम ये लिख सकते हैं, देखिए 118 और 115 घटाएंगे तो 3 मिलेगा। मतलब कहने का कि सीपी का 3% जो है वही किसके बराबर है, ये 6 के बराबर है। समझ में आया ना, बस इतना ही काम खत्म। 3 दूनी 6 और 100 दूनी 200। सीपी कितना मिल गया, 200 रुपया। 200 रुपया उसका क्रय मूल्य था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है, किसी दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर दो समरूप त्रिभुज है, मान लेते हैं एक समरूप त्रिभुज ये है, समरूप मतलब जो एक जैसा दिखते हो, कोई जरूरी नहीं कि सेम टू सेम हो, बट एक जैसा दिखते हैं। ठीक है ना, तो एक बड़ा छोटा भी हो सकता है, जैसे एक इतना ऐसा छोटा लिख दिया और एक बड़ा लिख दिया। ठीक है, ये समरूप मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर दो समरूप त्रिभुज हैं और इनके भुजाओं का कुछ अनुपात है तो उनका क्षेत्रफल देखो क्या होता है। मान लो ये त्रिभुज पहला है, ये दूसरा त्रिभुज, जो पहला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उनके भुजाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। मान लो इसका भुजा एक ठो ए है, इसका एक ठो भुजा बी है, तो ए और बी के वर्ग के बराबर होता है ऐसा। ठीक है, तो क्या बोला, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है ना 4:9, तो ये वाला दिया है हमको, मतलब ये 4/9 ये। ठीक है, अब इसका अगर वर्ग को हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो इसको मैं हटाता हूँ तो रूट कर दिया। 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, मतलब 2:3 हमको आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85। हाँ, क्वेश्चन नंबर 85, इसको कई लोग ना लघुत्तम लेके बनाना को सिखाएंगे, मैं वैसा कुछ नहीं सिखाने वाला। देखिए ये बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। हमको क्या करना है, कंपेयर करके, हमको तुलना कर करके बनाना। जैसे ये दोनों में हमको तुलना करना है कि क्या होगा। पहले ये दोनों में पता करते हैं कि छोटा क्या है, तो कैसे पता करिए जाए, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 2/3, 3/5, 7/9 और 11/13। ठीक है, पहले हम इन दोनों को तुलना करते हैं कि इन दोनों में छोटा कौन सा है। कैसे करना है पता, देखिए 5 का गुना इसके साथ करेंगे तो 5 दूनी 10 और ये मिल जाएगा क्या, 3 तिया 9। ठीक है, ये 5 दूनी 10 इसके सामने और ये 3 तिया 9 इसके सामने। छोटा कौन सा मिला, ये वाला इसके सामने, मतलब ये वाला जो हमारे पास अभी तक छोटा है। इन दोनों में ये छोटा हो गया, ये वाला हट गया, क्योंकि हमको छोटा पे फोकस करना है, क्योंकि हमको सबसे छोटी संख्या निकालना है। अब ये दोनों में चेक करते हैं, इन दोनों में चेक करेंगे तो ये 9 तिया कितना मिल गया, 27, और ये 5 7 कितना मिल गया, 35। अब कौन सा छोटा है दोनों में, ये वाला मिला 35, ये वाला मिला 27, यही वाला छोटा है तो ये वाला हो गया गलत। अब ये दोनों को चेक करते हैं, 13 तिया कितना हो गया, ये 39, और ये 5 11 5 कितना हो गया, 55। अभी भी यही छोटा है तो ये वाला कट गया, हमारा ये वाला जो है सबसे छोटी संख्या मिल गया, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की ओर अब बढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ से सामान्य हिंदी वाली बात आएगी। ठीक है, सामान्य हिंदी पूछेगा कि भरसक इनमें से कौन सा समास है। ठीक है, तो भरसक में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, भरसक के अंदर अव्ययी भाव समास है। ठीक है, क्योंकि यह भरसक में जो भर है ना वो एक अवयव है, इसलिए अव्ययी भाव समास के अंदर आएगा। 87 है कि निम्न शब्द में शुद्ध रूप है कौन सा, प्रामाणिक
प्रमाणिक, प्रामाणिक या फिर प्रामाणिक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसको प्रमाणिक नहीं प्रामाणिक लिखा जाता है, प्रामाणिक, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। 88 प्रश्न क्रमांक 88 है 49 का तत्सम रूप क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 49। जैसे इसको ऐसे याद रखिएगा 29, ठीक है, 30 से एक पहले वाले को 29 कह रहे हैं, इस तरह 50 से एक पहले वाले को 49 कहते हैं, तो इसका होगा 49 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये 88 हो गया। 89 का कान लगाने का अर्थ क्या होता है, तो कान लगाने का मतलब होता है ध्यान से सुनना, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। ध्यान देना भी, यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, ध्यान देना भी लग सकता है लेकिन ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, प्रश्न क्रमांक 90 है कि उत्कंठा, उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है, तो श्रेष्ठ, आतुर, उत्सुकता और उत्साह, तो इसका आंसर बी सी होगा उत्सुकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 आसान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए आसान का विलोम जो होता है मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन अगर सरल बोलता आपको, ठीक है, तो सरल का जो विलोम होता है वो कठिन होता है, ठीक है, सरल का विलोम कठिन और आसान का क्या होता है मुश्किल, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 है पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है। पानी फेर देने का मतलब देखिए बेकार कर देना भी लगेगा, बिगाड़ देना भी लगेगा, ठीक है, तो इसका आंसर जो है मैं बिगाड़ देना मारा हूँ, ठीक है, बेकार कर देना भी हो सकता है, व्यापक क्या ले सकता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, बट ज़्यादा चांस है कि ये बिगाड़ देना ही पानी फेर देना होता है। 93 कंद मूल फल में कौन सा समास है, ठीक है, कंद मूल फल में कौन सा समास है। देखिए इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सब ये नीचे द्वंद्व समास है, मैं खुद भी आज गलती करके आया क्योंकि मैं ध्यान दिया नहीं, जल्दी जल्दी के चक्कर में ये द्वंद्व मार के आ गया, ठीक है, परंतु ये सब समाहार, वैकल्पिक और इतरेतर जो होता है ये द्वंद्व समास के ही भेद है, ठीक है, प्रकार है, तो ये सब मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बस इसको देखा और ये मार दिया, ठीक है। इसका जो सही आंसर है इतरेतर द्वंद्व है, ठीक है, इतरेतर द्वंद्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 है कि ज झ इया इनका उच्चारण स्थान है, ठीक है, मतलब कहाँ से हम इसका उच्चारण करते हैं, कंठ से, तालु से, दंत से कि ओठ से, तो अगर इसको आप बोल के भी चेक कर सकते हैं तो तालु से इसको बोला जाता है, इसलिए तालव्य होगा इसका उच्चारण, ठीक है, ज झ इया ये तालु से बोला जाता है, ठीक है। 95 अधिक समय जीने की इच्छा, ठीक है, अधिक समय जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जिजीविषु, जितेंद्रिय, जिगीविषु और जिजीविषा। देखिए इसको हालांकि जानता नहीं था बट एलिमिनेट करके मैं बनाया था, जैसे जितेंद्रिय तो होता नहीं, जो इंद्रियों को जीत लेता है उसको जितेंद्रिय कहते, तो ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला जब होगा ना, जैसे मैं पढ़ने का इच्छा रखता हूँ तो मैं इच्छु होऊंगा, इच्छुक, तो जिसमें ऊ की मात्रा होगा ना और इच्छा रखने वाला अगर बोलता तब ये वाला हो सकता था, तो मैं यहाँ से पकड़ लिया कि जिजीविषा होगा, ठीक है, कोई चीज़ करने की इच्छा, अगर मैं करने वाला हूँ तो इच्छुक, ठीक है, तो यहाँ से मैं एलिमिनेट किया और ये वाला होगा, तो हमारा आंसर यही वाला होना चाहिए, ठीक है, 95 का डी, ठीक है। अब चलते हैं हम इंग्लिश वाले में देख लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन है ही लिव्स इन कैंपस, ऑन कैंपस, विद इन और एट कैंपस। देखिए इन कैंपस, ज़्यादा लोग इन मार के आए होंगे इसका, ठीक है, ज़्यादा लोग इसको इन मार के आए होंगे, परंतु ये इन नहीं होगा, ठीक है, ये जो है गलत होगा, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ऑन होगा, ठीक है, ही लिव्स ऑन कैंपस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 अंटिल एंड अनलेस द कैंडिडेट पेज द फीस हीज और हर एडमिशन वुड नॉट बी कन्फर्म्ड, ठीक है। देखिए तो इसमें जो अंटिल होता है ना वो टाइम को इंडिकेट करता है, ठीक है, टाइम को ये इंडिकेट करता है, और अनलेस जो होता है वो कंडीशन को इंडिकेट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अंटिल डिनोट्स द टाइम एंड अनलेस डिनोट्स द कंडीशन, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, गणेश हैंग द कैलेंडर, गणेश हंग द कैलेंडर, द एग्जीक्यूशनर हंग द कंडेम्ड और द एग्जीक्यूशनर हैंग्ड द कंडेम्ड। ये चारों में से कौन कौन सा जो सेंटेंस है वो सही हमको वो बताना है, ठीक है, कौन कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पे देखिए दो चीज़ यहाँ पे समझ में आता है, हैंग का मतलब होता है किसी चीज़ को लटकाना, ठीक है, हैंग का मतलब होता है लटकाना, लेकिन जब हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, देखिए हैंग एक होता है, उसका सेकेंड फॉर्म हंग होता है, इसके बाद हैंग्ड होता है, ठीक है। तो देखिए जब हम सिंपल कोई चीज़ को लटकाना, जैसे कपड़ा लटकाना या कोई चीज़ लटकाने की हम बात करते हैं तो उसके लिए हैंग और हंग का यूज़ करते हैं, ठीक है, थर्ड फॉर्म में भी हम जनरली हंग का यूज़ कर लेते हैं,
लेकिन जब हम किसी को फांसी वासी लटकाने की बात करते हैं तो उस समय हमारा हैंग जो होता है HANGED वाला होता है। ठीक है, तो पहला जो है इसमें राइट स्टेटमेंट को बताना है। गणेश हैंग्ड द कैलेंडर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये वाला जो हैंग्ड है वो फांसी लगाएंगे तब, या जब किसी को सजाया मौत दी जाती है फांसी दे तब वो वाला यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, गणेश हंग द कैलेंडर, ये सही है। ठीक है, जब कैलेंडर लटकाना या कपड़ा लटकाने की बात करते हो तो हंग करेंगे। ठीक है ना। तीसरा, द एग्जीक्यूशनर हंग द कंडेम्ड, तो ये फिर हंग नहीं, क्योंकि ये हंग क्या हो जाएगा, ये हंग मतलब तो फिर कपड़ा लटकाना हो जाएगा, ये कैलेंडर लटकाना हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा जो इसका, द एग्जीक्यूशनर हैंग द, फांसी लटकाने वाले की बात कर रहे हैं, कंडेम्ड मतलब जो अपराधी होता है, ठीक है, उससे, तो ये वाला हमारा सही होगा। तो 2 और 4 जो है हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 99, राम्या इज अ टीचर इन अ भारती स्कूल सूरजपुर। ठीक है, विच स्टेटमेंट वुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। राम्या जो है सूरजपुर में भारती स्कूल में एक टीचर है, तो इसमें से कौन सा जो कंडीशन है, मतलब कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है हमको बताना। देखिए, जब कोई चीज़ है और अपना वही काम कर रहा है, जैसे टीचर है तो पहले आप सेंटेंस को पढ़ते हैं। पहला, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, शी गोज टू द स्कूल एवरी डे, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, शी गोज टू वन स्कूल एवरी डे। देखिए, वन और ए वाला तो ऐसे ही आप काट दीजिए, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। ठीक है, शी गोज टू स्कूल, जब कोई जैसे टीचर है, टीचर क्या करेगा, स्कूल ही जाएगा, है कि नहीं, स्कूल है तो टीचर जाएगा। तो जब वो अपना खुद ही अपना काम कर रहा है तो वहाँ पे द नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जब अपना वो प्राइमरी कार्य जो खुद है, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मेरा काम है पढ़ना, तो जब मैं पढ़ूंगा तो उसके साथ द की लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही होगा, शी गोज टू द स्कूल एवरी डे, स्कूल टू स्कूल, द नहीं होगा, द वाला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला गलत है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सौवा, इधर ही और आई गोइंग टू बी द नेक्स्ट मैनेजर। देखिए, जब भी इधर और वाला केस आएगा तो इधर और के जो पहले और बाद के बीच में दो हमारे पास क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो जो बाद वाला जो प्रोनाउन होगा या जो सब्जेक्ट होगा उसी का हम क्या करते हैं, वर्ब लगाते हैं, उसी का हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो आई के साथ हम लगाएंगे एम। ठीक है ना, जो विल बी लगाए थे उनका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इधर ही और आई, ऐसे भी विल बी को हटाना पड़ता है क्योंकि विल बी यहाँ पर भी हो जाता और एक बी यहाँ पर भी हो जाता। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे कर सकते थे, इसके बाद जो आई के साथ जो हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब वही यूज़ करना था। ठीक है, तो आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एम। इधर ही और आई एम गोइंग टू बी द नेक्स्ट मैनेजर, तो आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं। इस प्रकार हमारा बी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो हमने देखा अभी तक जो आज का जो CGSI भर्ती में जो टोटल 100 क्वेश्चन आए थे उसका हमने सॉल्यूशन देखा। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि जो कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पेपर जो है इजी था, लेकिन सब लोग तैयारी भी तो नहीं कर रहे थे ना। ठीक है, तैयारी भी सबका नहीं था, कुछ लोग का ही था। जैसे जो CGPSC या फिर व्यापम की तैयारी पहले से कर रहे हैं उनके लिए तो ईजी था, परंतु जो ऐसे लोग भी ज़्यादा एग्जाम थे जो या तो वर्किंग थे या कोई जॉब में थे या फिर जिनका पढ़ाई 2 साल 3 साल से छूट गया, तो उनके लिए भी ये पेपर हार्ड होगा। ठीक है ना, तो चलिए हम एक इस पूरा जो भी मैं इस क्वेश्चन को एनालाइज किया हूँ आज का, उसके अकॉर्डिंग हम एक मोटा मोटी देख लेते हैं कि क्या क्या कट ऑफ हो सकता है, कितना नंबर। ठीक है, जैसे कि हमको पता है ये एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन जो है 3-3 मार्क्स के थे। ठीक है, सभी क्वेश्चन कितने, 3-3, मतलब टोटल जो हमारा मार्क्स था वो 300 मार्क्स का है। ठीक है, 300 मार्क्स में, और माइनस मार्किंग तो कुछ था नहीं, नेगेटिव कुछ भी नहीं था, इसलिए सब के सब ने लगभग 100 में 100 मारा है। तो टोटल मार्क्स हमारे पास 300 है, तो 300 में कितना लाना पड़ सकता है क्वालिफाई करने के लिए, वो देखते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो कि इसमें पेपर को एनालिसिस किया हूँ उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, पहले मैं जनरल की बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है, जनरल में अगर मेल और फीमेल दोनों की मैं कट ऑफ की मैं बात करूं, मेल और फीमेल, देखिए पेपर जो था पढ़ने वालों के लिए आसान था और जो जिनका पढ़ाई छूटा हुआ था उनके लिए थोड़ा हार्ड था। तो ज़्यादातर जो मैं देखा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोग 45 से 50 तक बनाने वाले, देखिए बनाने वाले तो पूरा टोटल 100 बनाए हैं, लेकिन ऐसे लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है जो 45 से 50 या फिर कह लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 55 तक मारे हैं। समझ में आ रहा है ना, जो 55 क्वेश्चन सही बनाए हैं, बाकी जो तुक्का तो सब मारे हैं, लेकिन जो सही कितना बनाने वाले हैं 50 से 55 के बीच में है, ये लोग सही बनाने वाले हैं। बाकी कई ऐसे भी होंगे जिनका 90 भी सही हो जाए, 85 भी सही हो जाए, लेकिन एक ओवरऑल अगर एवरेज की मैं बात करूं तो 50 से 55 क्वेश्चन सब ने मतलब ज़्यादातर लोग सही बनाए हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें तो जनरल का
मेल और फीमेल का कट ऑफ क्या हो सकता है। देखिए जो भी मैं नंबर यहाँ पे लिखूंगा वो 5 नंबर आप ऊपर नीचे लेके चल सकते हो। जैसे जनरल का मेल का कट ऑफ जा सकता है 130, ठीक है, 130 प्लस माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस 5 कर लेते हैं, ठीक है, 130 में 5 ऊपर कर सकते हैं या 5 माइनस कर सकते हैं। इसी तरह जो जनरल कैटेगरी में जो महिलाएं होंगी उनका कट ऑफ 120 प्लस माइनस 5 कर लेते हैं, ठीक है, या तो 125 या फिर 115 ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ ना, ठीक से एक बार फिर से सुन ले कि मैं ऐसा कोई भी दावा नहीं कर रहा हूँ कि इतना ही नंबर आएगा, बट मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए CGSI भर्ती 2022 का वो ये होना चाहिए। जनरल का, जनरल में मेल का होना चाहिए 130 प्लस माइनस 5 और फीमेल का होना चाहिए 120 प्लस माइनस 5। इसी तरह अगर मैं OBC की मैं बात करूँ, ठीक है, OBC कैटेगरी का, ठीक है, तो OBC में जो मेल कैंडिडेट होंगे और फीमेल कैंडिडेट का क्या होना चाहिए, तो मेल कैंडिडेट का मान लेते हैं 120 प्लस माइनस 5, ठीक है, 120 प्लस माइनस 5, 120 में 5 ऊपर और 5 नीचे कर सकते हैं। इसी तरह जो महिलाएं होंगी उनका हो जाएगा 115 प्लस माइनस 5, ठीक है ना, इतना कुछ। अब SC कैटेगरी के अंदर जाएंगे तो SC में जो मेल कैंडिडेट होंगे, कैंडिडेट उनका जो कट ऑफ होगा 115 प्लस माइनस 5, ठीक है, और जो फीमेल होंगी उनको कर लेते हैं 110 प्लस माइनस का 5, ठीक है। और लास्ट में ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उसमें जो मेल कैंडिडेट होंगे उनका कट ऑफ 100 का प्लस माइनस 5 कर लीजिए, या तो 105 या फिर 95। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका 90 प्लस माइनस 5 कर लेते हैं। इस प्रकार हमने आज के पेपर से ये एनालाइज किया कि इतना सारा जो है कट ऑफ मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, ठीक है ना। तो जिसका भी अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख लें कि किसका कितना नंबर आ रहा है, और मैंने तो पूरा 100 क्वेश्चन का जो आंसर है डाल दिया है, आप उससे मैच कर लें कि किसका कितना सही हो रहा है, उसके हिसाब से अपना कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच कर लें। जिसका इतने के आसपास नंबर आ रहा है अपने कैटेगरी वाइज, वो अपना मेंस की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, 1 से 1.5 महीने का समय मिलेगा, 1 से 1.5 मंथ का, और फिर से इसका मेंस का एग्जाम ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका मेंस का सिलेबस आप अभी से निकाल लें और अपने हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं। क्या SI के मेंस से रिलेटेड किसी को अगर वीडियो चाहिए होता है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि किसका कितना नंबर आया, और मैं कम्युनिटी में एक पोल भी डाला हूं कि किसका कितना नंबर के बीच में बना है, तो उसमें आप भी पोल कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करते रहें। अब CGPSC का भी प्री का भी एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो आप अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से करें। तब तक के लिए धन्यवाद।